वेलकम टू एडवांस जुडिशियल क्लासेस। अब तक की क्लास में हमने समन्स और वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में पढ़ लिया। आगे हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आगे के प्रोविजंस के बारे में, जो बात करता है प्रोक्लामेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लामेशन और अटैचमेंट क्या होती है, कब की जाती है? देखिए, जब एक व्यक्ति को ट्रायल के टाइम पर कोर्ट बुलाता है, उसे समन इशू करता है, समन इशू करने के बाद भी वो नहीं आता तो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किया जाता है। अगर वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करने के बाद भी व्यक्ति हाजिर नहीं होता तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट प्रोक्लामेशन इशू कर सकती है। और अगर प्रोक्लामेशन इशू करने के बाद भी नहीं आता तो अटैचमेंट की जाती है उसकी प्रॉपर्टी की। प्रोक्लामेशन क्या होता है? प्रोक्लामेशन होता है कि व्यक्ति पूरे में ढिंडोरा पिटवा देना कि ये व्यक्ति हाजिर नहीं हो रहा है कोर्ट में, या व्यक्ति स्वयं हाजिर हो। अगर उसे वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं मिला है, समन्स नहीं मिले हैं, तो प्रोक्लामेशन इशू हुआ है तो उसको सुनकर जीरो। अगर प्रोक्लामेशन के बाद भी हाजिर नहीं होता तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाती है। प्रॉपर्टी अटैच करना यहाँ पर एक कोई पनिशमेंट नहीं है, वो इसलिए अटैच की जाती है ताकि व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर किया जा सके। ये एक पनिशमेंट नहीं है। तो पढ़ते हैं सेक्शन 84, जो सीआरपीसी का सेक्शन 82 हुआ करता था। तो ये क्या बात करता है? प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। प्रोक्लामेशन की जाएगी व्यक्ति के अगेंस्ट इफ अ पर्सन हैज रीजन टू बिलीव। अगर कोर्ट को ये रीजन बिलीव करने का रीजन है, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, एविडेंस लेने के बाद या एविडेंस ना लेने के बाद, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड, जिसके अगेंस्ट में वारंट ऑफ इशू अरेस्ट हो चुका है, बाय इट हैज़ एब्सकॉन्डेड और इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, या तो भाग गया है या अपने आप को छुपा रहा है, ठीक है। सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ताकि वो वारंट एग्जीक्यूट ना हो सके। सच कोर्ट में है पब्लिश अ रिटन प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लामेशन। तो कोर्ट क्या बोलेगी? अगर कोर्ट को लगता है वारंट इशू करने के बाद कि वो व्यक्ति भाग गया है या अपने आप को छुपा रहा है ताकि वारंट का एग्जीक्यूशन ना हो सके, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट एक रिटन प्रोक्लामेशन, तो याद रखिए प्रोक्लामेशन हमेशा रिटन होना चाहिए। रिटन प्रोक्लामेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर, ताकि वो हाजिर हो कोर्ट में एक स्पेसिफाइड टाइम पर और एक स्पेसिफाइड प्लेस पर, जो कि 30 दिन से कम नहीं होगा। मतलब प्रोक्लामेशन इशू करने के बाद कोर्ट उसे 30 दिन का टाइम देगा कि वो कोर्ट में हाजिर हो फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लामेशन। प्रोक्लामेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। कैसे किया जाएगा? ये देखिए, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से प्रोक्लामेशन इशू किया जाएगा। इट शैल बी पब्लिकली रेड। यहाँ शैल वर्ड्स हैं सब में, ये ध्यान रखिएगा, ये मतलब मैंडेटरी हैं। तो जहाँ वो व्यक्ति रहता है, ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है, उस जगह पर, उस विलेज में या टाउन में पब्लिकली पढ़ा जाएगा। इट शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ हाउस एंड होमस्टेड। मतलब वो व्यक्ति जहाँ रहता है उसके घर पर चस्पा किया जाएगा, मतलब उसको चिपकाया जाएगा, या फिर उसके विलेज और टाउन में भी उसको चिपकाया जा सकता है। अ कॉपी ऑफ देयर ऑफ शैल बी अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिकुअस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। कोर्ट हाउस मतलब जहाँ पर उस केस की हियरिंग हो रही है, उस कोर्ट हाउस के बाहर भी उसको चिपकाया जाएगा। द कोर्ट में, अब देखिए यहाँ पर वर्ड में है, मतलब ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट, डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। एक डेली न्यूज़पेपर जो कि उस एरिया में सर्कुलेट होता है, उस विलेज में, उस गांव में जहाँ भी व्यक्ति रहता है, वहाँ उस न्यूज़पेपर में भी उसको पब्लिश करा सकता है। सबसेक्शन 3, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डे इन द मैनर स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 2 शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन हैज बीन कंप्लाइड विद एंड द प्रोक्लेमेशन वाज पब्लिश्ड ऑन सच डे। तो देखिए, जिस कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है उसका रिटन स्टेटमेंट इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि जो इसकी सबसेक्शन 2 की क्लॉज 1 की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी फुलफिल हो गई हैं, और साथ में वो उसी दिन पर पब्लिश हुआ है। तो इन दोनों ही बात का कंक्लूसिव प्रूफ होगा। मतलब इसको कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है? जिसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक फैक्ट प्रूफ है तो उसको मान लिया जाता है कि हाँ, ये भी हुआ होगा। मतलब ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्लॉज 1 में, ये सारी इन बात का कंक्लूसिव प्रूफ है। मतलब कोर्ट को इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही में वो उसी दिन पब्लिश हुआ है, जो डेट उस पर लिखी है, इस बात का भी कंक्लूसिव प्रूफ होगा। मतलब इसे भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं होगी। वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंडर विच इज मेड पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट ऑफ 10 years और मोर, और इंप्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और डेथ। ये सबसेक्शन 4 क्या बात करता है? ये देखिए, ये चेंज हुआ है। पहले सीआरपीसी में कुछ सेक्शन दिए हुए थे जो कि सीरियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर वगैरह से डील करते थे। अगर उस केस में कोई व्यक्ति ऑफेंस करता था तो कोर्ट उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर पनिशमेंट का पीरियड बता दिया गया है कि अगर 10 year या उससे ज़्यादा पनिशेबल हो, या लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ से पनिशेबल हो, तब क्या होगा? तब कोर्ट क्या करेगी? और अंडर एनी लॉ, पहले अंडर एनी अदर लॉ नहीं था, ये ऐड किया गया है न्यू, एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड टाइम। देखिए, ये सबसेक्शन 4 ये बात कर रहा है कि अगर व्यक्ति इन ऑफेंस से जो 10 साल से ज़्यादा पनिशेबल हो, ठीक है, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा डेथ से या लाइफ से इंप्रिजनमेंट से पनिशेबल हो, या किसी और लॉ में इन्हीं पनिशमेंट से पनिशेबल हो, और वो व्यक्ति अपीयर होने में फेल कर जाए उस टाइम और उस प्लेस पर, तो कोर्ट क्या कर सकता है? तो कोर्ट उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकता है, ठीक है। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात यहाँ पर की गई है, मतलब ये सीरियस ऑफेंसेस से बात कर रहा है। अगर सीरियस ऑफेंसेस में कोई व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तब उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कोर्ट घोषित कर सकता है। तो सबसेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है? सबसेक्शन 1 इस बारे में बात करता है कि अगर व्यक्ति नॉर्मल, मतलब इन ऑफेंसेस के अलावा कोई करता है तो उसको प्रोक्लेम पर्सन बोला जाएगा, ना कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये आपके 3 का क्वेश्चन है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है? तो जिसने
10 साल या 10 साल से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ से पनिशेबल कोई ऑफेंस किया है और वो हाजिर नहीं होता, तब वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा, अदरवाइज वो प्रोक्लेम पर्सन होगा। ठीक है। सबसेक्शन 5 द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 यही कह रहे हैं कि जो भी अभी हमने पढ़ा वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर पर भी वही प्रोविजंस लागू होंगे, मतलब ऐसे ही उसके हाउस के बाहर चिपकाया जाएगा, गाँव में ढिंडोरा पिटवाया जाएगा, ये सारी प्रोविजंस फॉलो होंगी। सेक्शन 85 जो कि सीआरपीसी का सेक्शन 83 हुआ करता था, ये बात करता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब देखिए इसमें ये बात की गई है, हम सेक्शन 84 में ये बात करी गई है कि जो प्रोक्लामेशन है वो अगर वारंट ऑफ अरेस्ट के बाद व्यक्ति नहीं आता है तभी इशू किया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन, एक प्रीमियम क्वेश्चन ये आता है कि क्या वारंट ऑफ अरेस्ट और प्रोक्लामेशन दोनों को साथ में इशू किया जा सकता, मतलब दोनों को साथ में किया जा सकता है? तो नहीं, पहले कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू करेगा। अगर वारंट ऑफ अरेस्ट के बाद व्यक्ति हाजिर नहीं होता है उसके बाद ही कोर्ट उस व्यक्ति के अगेंस्ट में प्रोक्लामेशन इशू कर सकता है। तो ये प्री का क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। सेक्शन 85 जो सीआरपीसी का सेक्शन 83 हुआ करता था, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अगर व्यक्ति भाग रहा है, अगर वो व्यक्ति हाजिर नहीं होता है प्रोक्लामेशन के बाद भी, तब उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। ये एक पनिशमेंट नहीं है, ये व्यक्ति को हाजिर करने के लिए एक मेजर लिया जाता है। द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लामेशन अंडर सेक्शन 84 में फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजंस लिखने जरूरी है, एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लामेशन, प्रोक्लामेशन इशू करने के बाद, ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल और बोथ बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। तो देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति प्रोक्लेमेशन के बाद भी हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोक्लेमेशन के बाद उसकी कोई भी प्रॉपर्टी जो मूवेबल या मूवेबल या दोनों को ही अटैच करने का आदेश दे सकती है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड बाय एफिडेविट और अदरवाइज दैट द पर्सन इज इन रिलेशन टू whom the proclamation is to be issued is about to dispose of whole or any part of his property or is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the court. It may order the attachment of property simultaneously with the issue of the proclamation. ये देखिए इसका प्रोवाइजो ये बात करता है कि अगर वो व्यक्ति, मान लीजिए कोर्ट को एफिडेविट, अगर कोर्ट को किसी व्यक्ति ने एफिडेविट दिया है या कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लामेशन इशू की गई है वो या तो अपनी तो उस पूरी प्रॉपर्टी के उसके पार्ट को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, मतलब उसको बेचने वाला है, या उस प्रॉपर्टी को, जैसे मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो उसके एरिया में से, उसकी कोर्ट के लोकल जुरिस्डिक्शन में से उस पूरी प्रॉपर्टी के उसके पार्ट को रिमूव करने वाला है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोक्लामेशन इशू करने के साथ साथ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है। तो देखिए नॉर्मली तो पहले कोर्ट प्रोक्लामेशन इशू करेगा और व्यक्ति अगर लगता है उसको कि हाँ प्रोक्लेमेशन के बाद व्यक्ति नहीं आया है तब उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेगा। लेकिन अगर ये दोनों परिस्थितियां हैं कि वो डिस्पोज ऑफ करने वाला है या रिमूव करने वाला है तो कोर्ट प्रोक्लेमेशन के साथ साथ ही में ही अटैचमेंट का ऑर्डर भी दे सकती है। तो ये प्री का क्वेश्चन बनता है। Subsection 2. Such order shall authorize the attachment of property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the district magistrate within whose district such property is situated. ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी अगर कोर्ट के ही जुरिस्डिक्शन में है तब उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा, लेकिन अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में है, किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, अगर उसी के डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको अटैच कर लेगा, लेकिन किसी और डिस्ट्रिक्ट में है तो वहाँ के जो डीएम होगा उससे एंडोर्स कराना ज़रूरी है। ठीक है, उस प्रॉपर्टी, अगर उस प्रॉपर्टी को अटैच करना है। इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड इज अ डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को अटैच करना है, मान लीजिए वो कोई डेट है, ऋण है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका अटैचमेंट कैसे होगा, बाय सीजर, मतलब उसको कब्जा कर लिया जाएगा उस पर, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर कौन होता है, मतलब अगर जब कोर्ट किसी प्रॉपर्टी को अटैच करती है तब उसकी देखरेख करने के लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है, वो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे काम करता है। ठीक है, तो एक रिसीवर अपॉइंट करेगा बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू प्रोक्लेम्ड पर्सन। एक ऑर्डर देगा राइटिंग में कि उस व्यक्ति को अगर मान लीजिए वो प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति के पास है तो ये ऑर्डर देगा राइटिंग में कि उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी उस व्यक्ति को ना देकर कोर्ट में की जाए। बाय ऑल और एनी टू ऑफ सच मेथड एज कोर्ट थिंक्स फिट। इन तीनों मेथड के साथ या इन तीनों में से कोई भी दो मेथड कोर्ट कह सकती है कि इन दोनों, या तो सारी मेथड से प्रॉपर्टी अटैच की जाए या किसी दो मेथड से अटैच की जाए। सबसेक्शन 4. इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच इज मूवेबल, इमूवेबल, अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है, ठीक है, तब कोर्ट क्या करेगा, द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल इन केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर वो प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे कि लैंड रेवेन्यू पे होता है स्टेट गवर्नमेंट को, बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर वो ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें से लैंड रेवेन्यू पे किया जाता है गवर्नमेंट को, तो उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू किया जाएगा इन विच द लैंड इज सिचुएटेड, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ के कलेक्टर के द्वारा उसका अटैचमेंट किया जाएगा। एंड इन ऑल अदर केसेस, और बाकी अदर केसेस में अगर वो लैंड पेइंग रेवेन्यू नहीं है तब क्या होगा, तब उस प्रॉपर्टी को टेकिंग पोजेशन, उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन ले लिया जाएगा बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, और अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी पर कोई किराएदार रहता है तो उससे मना कर देंगे कि उस व्यक्ति को रेंट पे ना किया जाए, और मान लीजिए अगर वो प्रॉपर्टी उसने लीज पर या मॉर्गेज पर दी हुई थी तब मना कर देंगे कि उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी उस व्यक्ति को ना की जाए, कोर्ट में की जाए डायरेक्ट। और इन सारे मेथड के साथ या इनमें से किसी दो मेथड के साथ कोर्ट अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकता है।
इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड कंसिस्ट ऑफ लाइफ स्टॉक और इज ऑफ पेरिशेबल नेचर। लाइफ स्टॉक मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी ये है, अगर वो जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना है वो प्रॉपर्टी या तो गाय भैंस ये सब लाइव स्टॉक है, या फिर इज ऑफ अ पेरिशेबल नेचर या पेरिशेबल नेचर की। पेरिशेबल नेचर क्या होते हैं कि जो मतलब जिसकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, मतलब वो 2-3 दिन में ही खराब, 1-2 दिन में ही खराब हो जाएगी। जैसे मान लीजिए दूध हो गए, फल हो गए, तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी अगर वो ऐसी प्रॉपर्टी है। द कोर्ट में इफ इट थिंक्स इट एक्सपीडियंट ऑर्डर इमीडिएट सेल देयर ऑफ। तो कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है तो कोर्ट उसको उसकी इमीडिएट सेल के लिए बोल सकती है। एंड इन सच केस द प्रोसीड ऑफ सेल शैल अबाइड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। और जो भी उस सेल से पैसे आएंगे वो कोर्ट के आदेश के अंडर होंगे, कि मतलब कोर्ट आदेश देगा उसी से उससे डील किया जाएगा। द पावर्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस संहिता शैल बी द सेम एज दोज ऑफ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर सीपीसी। मतलब सीपीसी में जो रिसीवर अपॉइंट किया जाता है उसकी जो भी पावर्स ड्यूटीज और लाइबिलिटीज होती हैं वही उस व्यक्ति की होंगी। सेक्शन 86 देखिए ये न्यू ऐड हुआ है, ये सीआरपीसी में नहीं था। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस initiate the process of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment and forfeiture of property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure प्रोवाइडेड इन चैप्टर 8। ये सेक्शन इस बारे में बात करता है, मान लीजिए अगर एक प्रोक्लेम्ड पर्सन भाग जाता है किसी फॉरेन कंट्री में और उसकी मूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, ठीक है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, फॉरफिट किया जा सकता है। चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग चैप्टर 8 इसी चीज़ से बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करके भाग जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे अटैच किया जाए, कैसे फॉरफिट किया जाए, उससे रिलेटेड सारे प्रोविजन चैप्टर 8 में दिए गए हैं। तो कोर्ट इन ऑफिसर्स की रिक्वेस्ट पर ये सारे इनिशिएट ले सकता है, ठीक है, दूसरे स्टेट से कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की कोर्ट से अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो आइडेंटिफाई करे, अटैच करे और फॉरफिट करे प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी से। तो ये न्यूली ऐड हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम बाकी के प्रोविजंस अपनी आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। किसी प्रोविजन पर आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी आगे नई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं मेंस के क्वेश्चंस वीकली और प्री के क्वेश्चंस को भी, तो और साथ में प्री के क्वेश्चंस को भी। तो बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।